जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के राम बागरी पर। देखिए, हम राजस्थान इतिहास की सीरीज पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने पिछली क्लास में जो है रानी पद्मिनी और रावल रतन सिंह की कहानी के बारे में देखा था। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए कि जो चित्तौड़ पर 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है, तो उसका जो मेन कारण है वो एक रानी पद्मिनी नहीं थी, और भी जो दूसरे कारण थे उनके ऊपर हमने चर्चा करी थी, जिसमें सबसे प्रमुख था कि अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति जो उसके मन में थी, वो खुद को दूसरा सिकंदर बनाना चाहता था दुनिया का, तो चित्तौड़ पर हमला करता है। और दूसरा जो एक और कारण था वो था चित्तौड़ की उपयोगिता। सामरिक और जो व्यापारिक दृष्टि से उसकी उपयोगिता थी, उसके बारे में देखा था कि वो पहाड़ी किला है, ऊंचाई पर स्थित है, वहाँ पर प्रॉपर अन्न और जल की व्यवस्था है, सुरक्षित उसका जो है रेमपार्ट है, और यहाँ से जो है गुजरात को भी अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है और मालवा को भी अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। और एक जो मेन मुख्य रीजन था एक कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है चित्तौड़ को हराना अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था, क्योंकि समर सिंह ने 1299 में उससे टैक्स लिया था गुजरात जाते वक्त। और दूसरा जो एक और मुख्य कारण बताया जाता है इतिहासकारों द्वारा, वो है रानी पद्मिनी। तो फिर हमने पद्मिनी के बारे में चर्चा करी थी कि पद्मिनी सिंगल द्वीप श्रीलंका के जो राजा थे गंधर्सेन और चंपावती उनकी पुत्री थी। उसके एक हीरामन नाम का तोता था, जो वहाँ से किसी शिकारी द्वारा जो है मेवाड़ में बेच दिया जाता है। और अपने यहाँ चित्तौड़ में जो है रतन सिंह जी को उसकी सुंदरता के बारे में पता चलता है, तो वो यहाँ से वहाँ जाते हैं श्रीलंका, और वहाँ से जो है रानी पद्मिनी से विवाह करके वापस आ जाते हैं। तो यहाँ एक पंडित जी थे जो राघव चेतन जी थे, वो उस पर कुदृष्टि डालते हैं, और जो अपने राजा हैं रावल रतन सिंह जी, वो उसको देश निकाला देते हैं। वो अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है और वहाँ जा करके जो है रानी पद्मिनी का बखान करता है। तो अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। पहले अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह जी से अपनी पत्नी को देने के लिए कहता है, तो वो मना कर देते हैं, और फिर बाद में जब उसको लगता है कि इसे पार नहीं पड़ेगी, तो वो संधि प्रस्ताव के तौर पे जो है किले में भीतर जाता है, जहाँ एक दर्पण में रानी पद्मिनी को देखता है और उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता है। बाहर आता है तो रावल रतन सिंह जी को जो है अपने खेमे में कैद कर लेता है। रानी पद्मिनी अपनी सूझबूझ के साथ जो है रावल रतन सिंह जी को छुड़ा करके वापस चित्तौड़ किले में ले जाती है। जब इस बात का पता अलाउद्दीन खिलजी को चलता है तो गुस्सा होता है, और लगातार 8 महीने तक जो है चित्तौड़ के किले के आसपास घेराबंदी करता है। और जब फाइनली किले में अन्न जल व्यवस्था खत्म होने लगती है, तो रावल रतन सिंह जी और उनके जो वीर क्षत्रिय योद्धा हैं वो शाखा करने की सोचते हैं। तो रानी पद्मिनी 1600 रानियों के साथ जौहर को लीड करती है, और रावल रतन सिंह जी जो है गोरा और बादल और अन्य जो प्रमुख क्षत्रिय थे उनके साथ जो है केसरिया करते हैं। तो वो चीज़ मैंने बता दी थी। अब उसके बाद में जो है 25 अगस्त को अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है। 26 अगस्त को वो चित्तौड़ किले पर अपना अधिकार कर लेता है। जब वो भीतर जाता है तो उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता, तो उस चीज़ से वो बौखला करके जो है 30,000 लोगों को का वहाँ चित्तौड़ किले में कत्लेआम करवा देता है। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ किले को जीत करके अपने बेटे को शासन सौंप देता है, और इसका नाम खिजराबाद करता है। इस चीज़ की जानकारी जो है हमें चित्तौड़ किले के पास में धायबी पीर की दरगाह से मिलती है। और उसके बाद में जो है खिज्र खां यहाँ 11-12 साल तक शासन करता है। तो उस टाइम पे जो है गंभीर नदी के ऊपर पुल बनवाता है और एक मकबरा बनवाता है, जिसमें अपने पिता की वो 3 उपाधियाँ देता है कि वो सिकंदर सानी मतलब दूसरा सिकंदर बताता है, उसको ईश्वर की छाया बताता है और दुनिया का रक्षक बताता है। उसके बाद में जो है वो यहाँ से चला जाता है, और चित्तौड़ का प्रशासक जो है मालदेव सोनग्राय उसको सौंप दिया जाता है। तो उसके बाद में फिर हमने देखा था अमीर खुसरो ने अपनी एक पुस्तक खजाइनुल फतूह, जिसका दूसरा नाम तारीख एलाई है, उसमें चित्तौड़ अभियान का जो है आंखों देखा वर्णन किया है। और उसके बाद में मलिक मोहम्मद जायसी ने सन 1540 में शेरशाह सूरी के समय एक ग्रंथ लिखा था पद्मावत, जो अवधी भाषा में है, और उसी में जो है हमें रानी पद्मिनी की सुंदरता के बखान के बारे में और जो हीरामंत होता है उस कहानी का जिक्र मिलता है। लेकिन इस कहानी को अपने बूंदी के सूर्यमल मिश्रण जी हैं वो नहीं मानते हैं, और दूसरे इतिहासकार जितने भी हुए नैन्सी, कर्नल जेम्स टॉर्डन, तो ये सब कहीं ना कहीं उस कहानी को महत्व देते हैं। उसके बाद में हमने राजस्थान के जो राजस्थानी साहित्य है उसमें रानी पद्मिनी के जन्म के बारे में देखा था कि वो जैसलमेर रियासत के बीकानेर में जो पुगल पड़ता है वहाँ के पुण्यपाल भाटी की पुत्री थी। और एक राजस्थानी में प्रसिद्ध दोहा भी है कि पुगल गडरी पद्मिनी तू रानी सिरमोड़, जैसलमेर जन्म लियो और परणी चित्तौड़। तो ये सब सारी बातें हमने देख ली थी आज। उसके बाद में जो है रावल रतन सिंह जी यहाँ पे शहीद हो जाते हैं या वीरगति को प्राप्त करते हैं। उसके बाद में देखिए दूसरे लोगों का अधिकार हो गया,
तो आज हम जो आगे पढ़ने वाले थे वो थे राणा हमीर के बारे में, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ चीज़ें और बतानी थी। तो देखिए कि सर्वप्रथम मेवाड़ में हुए थे गुहिल, गुहिल के बाद में हुए बप्पा, बप्पा के बाद में हुआ अल्लट, अल्लट यालू रावल। इसके बाद में शक्ति कुमार है, और शक्ति कुमार के बाद में रण सिंह, रण सिंह को हम कर्ण सिंह भी बोलते हैं। तो रण सिंह के दो बेटे हुए थे, एक जो चित्तौड़ पर अधिकार करता है, मतलब चित्तौड़ पर रहता है, बड़ा बेटा था शेम सिंह, और दूसरा बेटा था राहप। ये जाता है सिसोदा, सिसोदा गांव राजसमंद में पड़ता है, तो ये वहाँ पे शासन करता है। देखिए होता ही होता है कि जो बड़ा बेटा होता है उसको मुख्य राजधानी दी जाती थी, और जो छोटे बेटे या सगे संबंधी होते थे उनको जो है परिवार के, तो उनको आसपास के ठिकाने दे दिए जाते थे, तो वहाँ पे जाके ये राज करता है। तो यहाँ से ये रावल शाखा थी, सेम सिंह से ये रावल शाखा, और रावल शाखा में आगे जो सेम सिंह के बाद में राजा बना ये रावल शाखा, और ये सिसोदा से सिसोदिया कहलाए, सिसोदिया। ये बात मैंने वहाँ जिक्र कर ली थी थोड़ा सा, लेकिन इससे आगे बताना है। तो ये सिसोदिया कहलाए। अब सेम सिंह के बाद में बना सामंत सिंह, सामंत सिंह के बाद में बना जैत्र सिंह, और जैत्र सिंह के बाद में बना समर सिंह, समर सिंह। समर सिंह के वापस बड़ा बेटा था वो था रतन सिंह, रतन सिंह, और जो छोटा बेटा था वो था कुंभकर्ण। तो देखिए यहाँ तक तो चित्तौड़ पे तो शासन किसने किया, रतन सिंह ने, और जो कुंभकर्ण है ये चला गया था कहाँ पे, नेपाल में। मैंने बताया था कि ये अपने पिता से आगे लेकर के नेपाल में चला जाता है, और नेपाल में जाकर के जो है वहाँ पे गुइल वंश की स्थापना करता है। तो हम बाद देखते हैं कि जो नेपाल में है गुइल वंश का शासन 2007 तक रहा था। इसी को ये शाह डायनेस्टी भी बोलते, इसको शाह भी लगाते थे वो लोग। तो ये चीज़ हमने यहाँ तक देख ली थी। रावल रतन सिंह जी के समय इधर राहत के बाद में और दूसरे फ्यूडल लॉर्ड बनते हैं, मतलब जिसको जागीरदार जमींदार बोलते हैं। तो रावल रतन सिंह जी के टाइम पे लक्ष्मण सिंह जी यहाँ के सिसोदा के जो जमींदार बने वो कौन थे, सिसोदा ठिकाने के वो थे रतन सिंह जी। ये कब, 1302 में, 1302। और देखिए जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है, तो भाई जब राजा के ऊपर हमला होता है तो अपने सगे संबंधी बचाने के लिए आते हैं। तो इस युद्ध में जो है लक्ष्मण सिंह जी अपने 7 बेटों के साथ जो है काम आ जाते हैं। तो उन्हीं में इनका एक बेटा था, एक था अरि सिंह, बड़ा बेटा था अरि सिंह, और एक जो जीवित बच गया था वो था अजय सिंह। देखिए लक्ष्मण सिंह जी अरि सिंह के साथ जो है इस युद्ध में काम आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले एक घटना होती है कि अरि सिंह जी जब कुंवरी थे तो उस टाइम पे क्या है, शिकार खेलने जा रहे थे। तो इनके साथ और भी सैनिक थे। तो एक लड़की थी किसी गांव में ठाकुरों की, तो वो क्या है अपनी गाय भैंसे लेकर के जा रही थी। तो उन सैनिकों में से किसी ने उसको छेड़ दिया, मतलब कुछ बोल दिया होगा। तो उसने रस्सी घुमा करके मारी, तो उससे क्या है वो घोड़ा और घोड़े पे जो सवार था वो दोनों गिर गए। तो ये बात जब हरि सिंह ने देखी तो उसको यूं बड़ा अच्छा फीलिंग आई कि कितनी बहादुर लड़की है, अगर मैं इससे शादी करूं तो जो इसका बेटा होगा वो कितना बहादुर होगा। तो वो वहाँ पे जो है जल्दबाजी में शादी कर लेता है किसी उस लड़की से। अब शादी करने के बाद में पता चलता है कि यार मैंने घर वालों को तो बताया नहीं, और ये कोई इतनी ज़्यादा अमीर परिवार से भी नहीं है, पता नहीं पापा और घर वाले क्या कहेंगे। तो क्या है चुपचाप रहने रहता है। देखिए जैसे अगर आपने वो हलचल मूवी देखी है, तो हलचल मूवी में जैसा परेश रावल करता है, बाकी भाई शादी नहीं करते और वो चुपचाप शादी कर लेता है और उसके बच्चे हो जाते हैं। तो वही कंडीशन कहाँ यहाँ हरि सिंह की हुई थी। तो हरि सिंह जो है उसको वहीं पे रखता है, लेकिन किसी को भी ना बताए। अब तो हरि सिंह के उस टाइम पे बेटा हो गया था वो था हमीर। कौन था, हमीर। और इधर अजय सिंह के बेटा था सज्जन सिंह।
ठीक है। तो अब देखिए यहाँ 1302 में रतन सिंह को हरा करके अलाउद्दीन खिलजी के बाद में मुछाला मालदेव जो है मालदेव सोनग्रा वो राज करता है। ये इधर हार गए थे। तो उसके बाद में जब ये हरि सिंह की चित्तौड़ युद्ध में मौत हो जाती है, ये काम आ जाते हैं, तो इस बात का पता जब अजय सिंह को चलता है ना, तो अपने भाभी और भतीजे को लेके आता है, क्योंकि ये पीर चली गई थी। तो वो कहते हैं कि भाई हमारी बेइज्जती है, तो आप यहाँ पीर में रह रहे हो तो आप चलो। तो ये अपने भतीजे को और अपनी भाभी को लेकर के सिसोदा ग्राम में ले आता है। तो ये भी वहीं रह रहा होता है। इसका पालन पोषण कौन करते हैं? अजय सिंह जी। अब कुछ दिनों बाद हमले तो हो रहे थे लगातार, तो सिसोदा पे एक बार हमला होता है, तो वो अपने बेटे को भेजते हैं सज्जन सिंह को। तो ये हमलावरों को भगाने में नाकाम रहता है। कौन? सज्जन सिंह। अब उसके बाद में हमीर थोड़ा छोटा तो था, लेकिन इन्होंने अमीर से कहा कि अमीर जा तू भगा गया। तो ये उनसे लड़ता है और उनको जो है वहाँ से भगा देता है। तो अजय सिंह सोचते हैं कि क्या बहादुर लड़का है यार, भाई मैं राजा कब बना? तो कि सिसोदा का अगला जो ठिकानेदार होना चाहिए वो कौन होना चाहिए? हमीर होना चाहिए। मैं यहाँ का जो सामंत बना वो कैसे बना कि भाई पापा नहीं रहे और बड़े भैया भी नहीं रहे, तो उनकी अनुपस्थिति में जो है मेरे को यहाँ का शासन संभालना पड़ा। लेकिन सिसोदा गांव का जो असली सामंत है या जो असली हकदार है वो कौन है? हमीर है। तो हरि सिंह जो है हमीर को सिसोदा का जो है सामंत बना देते हैं। अब जब ये बात सज्जन सिंह को पता चलती है तो ये नाराज हो जाते हैं कि यार क्या पापा है, मेरे को राज देने के बजाय अपने भतीजे को दे दिया। तो ये यहाँ से नाराज होकर के सज्जन सिंह ये चले जाते हैं कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में जाकर के फिर ये नाराज होकर चल जाता है कि मैं तो कहीं भी जाके जॉब कर लूँगा, रह लूँगा। तो ये महाराष्ट्र चले जाते हैं और बाद में इन्हीं के वंशज में जो है एक महान राजा वीर शिवाजी वो होते हैं जो पूरे महाराष्ट्र पे शासन करते हैं। तो वीर शिवाजी जो है वो सज्जन सिंह की एक शाखा थी। कहाँ से? गुहिलों की एक शाखा। सज्जन सिंह जो वहाँ चला गया था महाराष्ट्र, उसमें बाद में शिवाजी का जन्म होता है और वो पूरे महाराष्ट्र पे जो है शासन करते हैं। तो ये चीज़ समझानी थी कि जब मैंने वहाँ बताया था कि गुहिलों की 24 शाखाएँ थी। कितनी? 24 शाखाएँ। तो 24 शाखाओं में एक तो थी चित्तौड़ पर, और एक चली गई थी नेपाल में, और एक महाराष्ट्र में हमने चर्चा करी थी। तो देखिए नेपाल में कौन गया था? कुंभकर्ण। और जो महाराष्ट्र वाली शाखा है वो कहाँ से निकली थी? सज्जन सिंह से। ये चीज़ बतानी थी। अब देखिए हम पढ़ते हैं हमीर के बारे में। हमीर ये है 1326 से 1364 ईस्वी तक ये राजा बनता है। अब देखिए क्योंकि अब ये यहाँ पे रतन सिंह जी हार गए, तो ये रावल शाखा के अंतिम राजा थे। मतलब कौन? रावल शाखा का अंतिम राजा कौन है? रतन सिंह जी। तो रावल शाखा तो यहाँ आकर के खत्म हो गई रतन सिंह जी के। अब इधर चल रही थी सिसोदा गांव में, तो ये सिसोदिया शाखा थी। और सिसोदिया शाखा का जो राजा बना वो कौन है? हमीर बना। तो यहाँ से जो है सिसोदा क्या लगाते थे? राणा टाइटल लगाते थे सिसोदिया। तो यहाँ से जो है हमें इनकी उपाधि मिलना शुरू होती है, और राणा या महाराणा। और ये सिसोदा से आए थे तो इनको सिसोदिया भी बोलते हैं। भाई गांव का नाम है सिसोदा, तो सिसोदिया गांव की वजह से तो ये सिसोदिया कहलाए। और यहाँ से लेकर के हम आज़ादी तक जितने भी राजा महाराजाओं को पढ़ते हैं उन सब का टाइटल जो है हमें राणा या महाराणा मिलता है। अपने गौरीशंकर हीरा चंदोजा जी कहते हैं कि ये जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है जो कुंभा ने लिखवाया उसमें अपने राजा महाराजाओं के उसने दादा परदादाओं का नाम लिखवाया। तो पहले क्या है ये राजाएं लगाते थे, लेकिन जब इन्होंने यहाँ से राणा और महाराणा टाइटल लगाना शुरू कर दिया तो वो यहाँ पे भी उनके नाम के आगे जो है वो टाइटल लगवा देते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले राजा महाराजा लगाते थे। तो हमें एक दो और चीज़ें मुख्य चीज़ें देखनी है कि रावल शाखा का अंतिम राजा तो कौन? रतन सिंह जी। इनका पहले ये रावल लगाते थे, राणा कहाँ से लगाना शुरू हुए हैं? हमीर से। तो देखो इधर हमीर फर्स्ट राजा है जो राणा या महाराणा लगा करके चित्तौड़ पे शासन करता है। अब देखिए कैसे बनता है। अब चित्तौड़ पर मुछाला मालदेव का शासन था, तो वो क्या है कुछ दिनों के बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद में उसका एक बेटा बनवीर या जैसा भी मिलता है हमें। गौरीशंकर हीरा चंदोजा उसका नाम जैसा या जयसिंह बताते हैं, और बनवीर जो है रणकपुर प्रशस्ति है पाली वाली उसमें बनवीर नाम मिलता है।
तो उधर देखिए, अब ये तो चित्तौड़ की बात हो गई। उधर दिल्ली में 1320 के लगभग, कब 1320 में जो है उधर खिलजी वंश समाप्त हो जाता है। जो मलिक कफूर नाम का उनका एक दीवान या प्रधानमंत्री था, तो वो बेटों को आपस में लड़ लुड़ा करके वो खत्म हो जाते हैं। और 1320 के बाद में वहाँ पे जो है तुगलक वंश आ जाता है, तुगलक वंश। और तुगलक वंश में एक राजा होता है मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। ये 1325 के आसपास वहाँ पे राजा बनता है। तो देखिए, जब उधर खिलजी वंश समाप्त हो गया तो इधर मालदेव को जो है दिल्ली से सपोर्ट मिलना बंद हो गया। अब ये बात हमीर को अच्छे से पता थी कि वहाँ पे दिल्ली में जो है शासन बावड़ोल है, तो उसने क्या है कि मुछाला मालदेव को परेशान करना स्टार्ट कर दिया। अब कुछ दिनों बाद मालदेव की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में उसका एक बेटा, दो नाम मिलते हैं, जैसा वो क्वेश्चन में पूछ ले ऑप्शन में उस हिसाब से कर देना। तो ये क्या करता है, हमीर इसके ऊपर हमला करता है, इसको हराता है कब, 1326 ईस्वी में, और इसको यहाँ से भगा देता है। और 1326 में पुनः, मतलब पहले तो इसके जो परिवार के थे उनका था, तो पुनः चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है, क्योंकि बीच में दूसरे लोगों का अधिकार हो गया था, पुनः चित्तौड़ पर अधिकार। अब अधिकार कर लिया तो जैसा भाग करके कहाँ चला जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक के पास। और मोहम्मद बिन तुगलक को कहता है यार कि पहले चित्तौड़ हमारे कब्जे में था और हमीर ने जो है हमसे छीन लिया, तू मेरी मदद कर। तो मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सेना भेजता है और राणा हमीर के बीच में सिंगोली का युद्ध होता है, सिंगोली युद्ध। ये पड़ता है बांसवाड़ा में, कहाँ पे, बांसवाड़ा में। और राणा हमीर जो है ये तुगलक की सेना वर्सेज कौन है, हमीर। इसमें जो है हमीर विजय होता है और मोहम्मद बिन तुगलक की हार होती है, भगा देता है इनको यहाँ से। अब ये जीत गया, राजा बन गया, तो ये चित्तौड़ में जो है अन्नपूर्णा देवी का मंदिर बनवाता है। किसका, अन्नपूर्णा माता का, अन्नपूर्णा माता, जिसको हम बरवड़ी माता बोलते हैं, बरवड़ी माता। तो ये इनकी इष्ट देवी है, इष्ट देवी। और इनकी कुल देवी है बाण माता, बाण माता, ये क्या है, कुल देवी। ठीक है। तो अब देखिए, इष्ट देवी और कुल देवी में फर्क होता है। कुल देवी होती है वो किसी कुल या वंश की एक देवी होती है, जैसे वो कहीं भी जाएंगे, कहाँ भी रहेंगे। जैसे अभी ये नेपाल चला गया कुंभकर्ण, तो वहाँ जाकर के भी ये बाण माता की पूजा करेगा। लेकिन अगर मान लो कुंभकर्ण ने वहाँ नेपाल में कोई जो वहाँ की लोकल देवी थी उसको पूजना शुरू कर दिया, तो उनकी क्या हो गई, इष्ट देवी। तो इसी तरीके से इनकी जो कुल देवी थी वो तो थी बाण माता, लेकिन इन्होंने जो है राणा हमीर ने अन्नपूर्णा माता को यहाँ चित्तौड़ में आकर के पूजना शुरू कर दिया, तो ये क्या हो गई, इनकी इष्ट देवी हो गई। और उसके बाद में अब देखिए हमीर के कुछ में टाइटल मिलते हैं, उपाधियां। तो ये मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा, इसको देख लेना आप अच्छे से एक बार, तो क्या है, मैप से चीजें ज्यादा अच्छी समझ में आ जाती है। अब देखिए, हमीर की उपाधियां, तो हमीर को जो है एक तो कहा जाता है भाई इसने मेवाड़ को पुनः, जो चित्तौड़ था उसका, उस पर पुनर्धिकार किया और अपने जो कुल के हाथों से वो चला गया था तो उसको वापस लिया। इस वजह से इसको बोलते हैं मेवाड़ का उद्धारक, मेवाड़ का उद्धारक, मतलब इसने मेवाड़ का क्या किया है, उद्धार किया है। तो सेवियर ऑफ मेवाड़ इसको बोलते हैं। उसके बाद में है कुंभलगढ़ प्रशस्ति, जो कुंभा ने लिखवाई है, आगे हम पढ़ेंगे। कुंभलगढ़ प्रशस्ति मैंने बता दिया था कि किसी राजाओं की प्रशंसा में लिखा गया अभिलेख क्या होता है, प्रशस्ति। तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इसको विषम घाटी पंचानन ये कहा है। तो देखिए तीन शब्द हैं, विषम घाटी पंचानन। विषम का मतलब होता है विपरीत परिस्थितियां,
और घाटी का मतलब होता है युद्ध, और पंचानन का मतलब होता है शेर। मतलब विपरीत युद्धों में शेर के समान, या विपरीत परिस्थितियों में शेर के समान किसको कहा है? हम्मीर को। अब उसके बाद में है अपने कुंभा ने लिखी है रसिक प्रिया, रसिक प्रिया टीका लिखी है। इसमें इन्होंने इसकी उपाधि दी है वीर राजा, वीर राजा मतलब ब्रेवियर किंग ऑफ मेवाड़, ठीक है। और एक अपने हुए हैं कर्नल टोड, इतिहासकार हुए हैं राजस्थान के कर्नल जेम्स टोड, और उन्होंने इसको कहा है प्रबल हिंदू राजा, प्रबल हिंदू राजा। तो ये इसकी मुख्य उपाधियां थी। देखिए आज हमने हम्मीर के बारे में पढ़ लिया, इसको ध्यान रखना। बनवीर जैसा को हरा करके 1326 में चित्तौड़ पर अधिकार करता है। सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को हराता है, और चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता है, बरवड़ी माता का मंदिर बनवाता है, और उसके कुछ टाइटल हैं जिसमें मेवाड़ का उद्धार रखा है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इसको विषमघाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है। रसिक प्रिया में इसको वीर राजा कहा है, और कर्नल जेम्स टोड ने इसको प्रबल हिंदू राजा कहा है, ठीक है। तो अब मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर राजस्थान का इतिहास आपको अच्छे से समझ में आ रहा है और डिटेल से पढ़ रहे हो, एक एक चीज़ में लेके चल रहा हूँ बिल्कुल शुरू से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन तुम्हें तुरंत मिल जाए जैसे वीडियो है। और जो बच्चे हैं जिनको इतिहास में रुचि है, जो पढ़ना चाहते हैं, तो उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर ही देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।